नमस्कार, मैं हूं अनिका और स्वागत है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी के डिबेट शो नजरिया में। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ा है, हम सभी पैनलिस्ट से जुड़ा है यहाँ पर। और आज हम इनटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये पदार्थ जो कि युवा पीढ़ी ज़्यादा यूज करती है और उससे ज़्यादा प्रभावित है। आज इस जमाने में यूथ को ये चीजें कूल लगती हैं, यूथ इस चीज को करना चाहता है और फिर उसके बाद वो ये चीजें छोड़ना भी चाहता है। लेकिन किस हद तक ये चीजें ठीक हैं? क्रॉस बॉर्डर करके चीजें होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पुलिस कहीं ना कहीं कमी छोड़ रही है, सरकार कहीं ना कहीं कमी छोड़ रही है और इलीगल चीजें भी हो रही हैं। तो आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि डॉक्टर एन के शर्मा, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नज़रिया द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी में। हमारे साथ साथ ही मोहित गर्ग मौजूद हैं जो कि नवयुग यूथ सेवा सोसाइटी के युवा अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहित। हमारे साथ रोहित भी जुड़ने वाले थे लेकिन किसी नेट की वजह से वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन जल्द ही वो शायद जुड़ेंगे। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर एन के शर्मा से रहेगा। ड्रग्स आज के टाइम पे युवा पीढ़ी में ज़्यादा असर डालती है और किस तरीके से वो मानसिक तौर पे असर डालती है? क्योंकि आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे होंगे कि लोग आपके पास नशा मुक्त करने के लिए आए होंगे और आपने उनकी काउंसलिंग की होगी। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? और इसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर दीप्ति के पास भी आऊँगी, पर पहले डॉक्टर एन के शर्मा आप बताइए कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो जो लोग टीन्स में इमोशनली अनस्टेबल होने की वजह से सरकमस्टांशियल इश्यूज के कारण वो एक जिसको लोग कहते हैं संगति गलत है, स्कूल गलत है, कंपनी गलत है, वगैरह वगैरह, तो कायदे से तो उनमें एक इनहेरेंट साइकोलॉजिकल डेविएंसीज होती ही है। ठीक है जी, होते बिकॉज the only place where these can be addressed to either at home or in the school or institutions or in the peer or in the society. अब इस तरह के लेटेस्ट से 2 to 5% अप्रोक्सीमेटली लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड, डेफिशिएंट, इनएफिशिएंट, इनएडिक्वेट पर्सनैलिटी लेवल फॉर्मेशन में होते ही हैं। जब 4 कुत्ते इकट्ठे हो जाएं तो वो भौंकते हैं, 4 गीदड़ हो तो भौंकते हैं, अकेला नहीं करता है। तो उनको एक पीयर मिल जाता है। पीयर मिलने का संभावना बहुत रहती है क्योंकि घर में तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती भी हैं। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो वहां आपको इस तरह के मन चले मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। जी जी जी। But basically this drug abuse is always and always upon individuals who have some inherent pre-existing psychological imbalance. तो डॉक्टर डॉक्टर एन के शर्मा जी, आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है जिसको आपने देखा हो और कहा हो कि ये ऐसा केस मेरे पास नहीं आया कभी भी? बहुत बहुत मीन्स बहुत इनवेरिएबली जितने पेशेंट मैं 28 साल में देख चुका हूँ, विच माइट हैव क्रॉस मोर देन हंड्रेड्स, सब जगह ये पता लगा ही है कि in one way or the other this particular individual, male or female, was into an emotional crisis at 12, 13, 14, 15. किसी की नानी, किसी की पाला, किसी का फादर मर गया, किसी की फादर अल्कोहलिक है, कोई डिसएडवांटेज है और उसका एक चेंज किया, दूसरा स्कूल चेंज किया, तीसरा स्कूल चेंज किया, सो एंड सो फोर्थ। फिर करते कराते जो उनकी लाइफ की गाड़ी पटरी से उतरती है तो उतरे हुए लोग ऑलरेडी होते हैं, उनमें वो ज्वाइन कर लेते हैं। और जब कर लेते हैं तो इट इज ऑल इन ऑर्डर टू फिल अप योर वैक्यूम, योर इमोशनल क्राइसिस एंड ज्वाइन ए ग्रुप व्हिच फुलफिल्स योर इनहेरेंट डिजायर्स और द सुप्रेस्ड डिजायर्स ऑफ फन एंड फ्रॉलिक।
आपने जिस तरीके से बताया कि आपके पास इतने केसेस आए हैं, तो उनमें से कितने लोग खुद वो चीज़ छोड़ना चाहते हैं और कितने लोग उनकी फैमिलीज वो चीज़ें छुड़वाना चाहती हैं? 50-50, 50-50, ऑन एन एवरेज 50-50। अपने आप आए हैं 3, 4, 5, 6 साल के एक्सपोजर के बाद। में भांग भी है, गांजा भी है, चरस भी है, अफीम भी है, कोकीन तो नहीं होती है, मॉर्फिन भी है, चिट्टा भी है। पर जब वो विड्रॉल बहुत दुखी हो जाते हैं, जिंदगी डिरेल हो जाती है, एक पढ़ाई की नहीं हुई, दूसरी की नहीं हुई, तीसरी की नहीं हुई, एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, बेटी बहुत पढ़ लिख, बेटा कुछ ठीक नहीं रहा, तो नो वन एवर is capable of comprehending the mind behind the drug abuse। तो पर उन बच्चों को ये पता जरूर लगता है कि मुझे इससे निकलना है, मैं निकलना चाहता हूँ, कैसे निकलूं, क्या निकलूं, पर कैसे निकलूं, उसको विड्रॉल होती है और सो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रेमर्स है, इंसोम्निया है, बॉडी एक्स है, लूज मोशंस है, फिर पीयर प्रेशर है, फिर पैसों की बात है, फिर चोरी की बात है, फिर झूठ बोलने की बात है, मल्टीपल ड्रग्स है, अगर ये नहीं मिला तो वो खा लो, वो नहीं मिला तो वो खा लो। और क्योंकि समाज में शक्कर खोरे को शक्कर तो मिलती ही है, उसे ढूंढनी पड़ती है, ढूंढने वाला वो अकेला नहीं होता, उसका एक पीयर ग्रुप होता है। तो मैं यही सवाल के साथ मैं यही सवाल के साथ डॉक्टर दीप्ति के पास आना चाहूँगी कि ये ड्रग्स की जो चीज़ है, ये किस तरीके से मानसिक तौर पे असर डालती है और ऐसी क्या वजह है, जैसे डॉक्टर एन के शर्मा ने कहा कि सोसाइटी प्रेशर ही कह सकते हैं हम कि सोसाइटी प्रेशर होता है, घर का माहौल होता है, और एक तरीके से 14, 15, 16 जब टीनेज जो युवा है हमारा, वो इसमें पड़ रहा है, तो ये किस हद तक मानसिक तौर पे असर डालता है डॉक्टर दीप्ति? देखिए, ऐसा है, ड्रग यूज एक लेवल पे जिससे हम नॉर्मली एडिक्शन मानते हैं, ये एक मानसिक बीमारी है। शुरू ये जरूर एक हैबिट की तरह होती है, बट जब ये बार बार कंपल्सिवली पर्सन यूज करना शुरू करता है तो हम इसको एक बीमारी मानते हैं। जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने बताया, इसके बहुत से कारण हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि एक इनहेरेंट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है जो लोग ये नशा करते हैं। जैसे कि आप एडोलेसेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, पीयर प्रेशर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है यंगस्टर नशा स्टार्ट करने का। इसके काफी कारण हो सकते हैं कि कुछ लोग बायोलॉजिकली प्री डिस्पोज्ड हैं नशा करने के लिए, जैसे कि कई लोग जिनको एंजाइटी इश्यूज हैं या डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, पर शायद स्टिग्मा की वजह से या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो इनका इलाज नहीं कर पाते, तो वो एज अ सेल्फ मेडिकेशन नशा शुरू कर देते हैं। जैसे आमतौर पर ये धारणा है, कुछ स्ट्रेस है या कोई एग्जाम देना है तो 1-2 सिगरेट लेके चला जा, या 1-2 पैग ले ले तो रात को नींद सही आएगी। इस तरह की धारणाएं नशे को एक तरीके का सेल्फ मेडिकेशन के रूप में इनिशिएट कराती, और फिर धीरे धीरे जो लोग हैं, खासकर यंगस्टर्स हैं, वो इसकी लत में पड़ जाते हैं और एडिक्शन जो कि बीमारी का रूप ले लेती है। इसमें एक और फैक्टर है कि जो भी नशीले सब्सटेंस हैं, ये हमारे जो दिमाग है उसके रिवॉर्ड सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो यंगस्टर्स में जो कि जैसे 13, 14, 15, 16 साल के जो बच्चे हैं, उनमें हमारा जो दिमाग का आगे का हिस्सा है, जो फ्रंटल लोब है, वो पूरी तरह विकसित नहीं होता। मेडिकली 24-25 साल तक ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट होता है। इसी वजह से यंगस्टर्स एक तरीके से प्री डिस्पोज्ड हैं, क्योंकि उनकी जजमेंट उतनी डेवलप नहीं है, तो दे आर प्री डिस्पोज टू एक्सपेरिमेंट, है ना। एक तरह की नॉवेल्टी होती है नशा, वो देखते हैं चाहे मीडिया में या अपने फ्रेंड्स को, तो वो एक बारी ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग के जजमेंट सेंटर्स पूरी तरह डेवलप नहीं है, इस वजह से वो इन चीजों में जल्दी पड़ जाते हैं। दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम जो है, रिवॉर्ड सेंटर है, वो जल्दी इफेक्ट हो जाता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जो उनको हैप्पीनेस या जो मजा या जिसे आप आमतौर पे किक कहते हैं, वो सिर्फ नशीले पदार्थों से मिलता है। हमारी लाइफ में नेचुरली वो किक पाने के भी बहुत से तरीके हैं। ये एक तरीके की जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, वो हमारी कई एक्टिविटीज से जनरेट हो सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, कंपेनियनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप है, कुछ लोगों के लिए खाना है ना।
कई एक्टिविटीज या हॉबीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आप एंजॉय करते हैं, स्पोर्ट्स है। बट जो लोग, खासकर यंगस्टर्स, इन नशीले पदार्थों को यूज करना शुरू करते हैं, उनका रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड सेंटर जो ब्रेन का है, वो सिर्फ इन्हीं पदार्थों से ऑन होता है। इसलिए फिर ग्रेजुअली उनको इन्हीं चीजों से मजा आता है, और फिर उस हैप्पीनेस या मजे के लिए या ड्रग के विड्रॉल को कम करने के लिए वो ये नशीले पदार्थ का जो सेवन है। लेकिन डॉक्टर दीप्ति, ये किस हद तक ठीक है कि पहले वो एंजॉयमेंट के लिए वो चीज़ें यूज़ करेंगे, उन पदार्थों का यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी लत लग जाएगी, तो ये किस हद तक ठीक है? देखिए, जब भी एडिक्शन डेवलप होती है किसी में, ये एक कोर्स होता है। जैसे कि आपने राइटली सेड कि इट स्टार्ट्स विद एंजॉयमेंट। कुछ केसेस जिसको रिवॉर्ड यूज कहते हैं, है ना, कि हमें ये नशा लेके 1-2 पैक पी के मजा आता है, तो इसलिए हम ये लेते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो जो हार्मोनल चेंज या केमिकल चेंज होता है उस नशे से, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस वजह से मरीज को या उस एडिक्ट को नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वही सेम किक या सेम मजा लाने के लिए। और इस वजह से क्या होता है, उसकी जो बाकी चीजें हैं लाइफ, वो सेकंड उसमें आ जाती हैं, प्रायोरिटी नशा हो जाता है, क्योंकि उसको मजा ही नशे से आता है। तो इस वजह से पहले जो एक रिक्रिएशनल यूज होता है नशे का, वो ग्रेजुअली एडिक्शन में बदल जाता है। इसका सेकंड कंपोनेंट रिलीफ यूज भी होता है, कि आप नशा ना करने की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, ये खासकर ओपियोइड या जो चिट्टा या स्मैक यूजर्स हैं उनके लिए ज्यादा वैलिड है, और कुछ हद तक अल्कोहल के यूज के जो मरीज हैं उनके लिए भी। उनको नशा ना करने की वजह से एक विड्रॉल स्टेट आती है, जिसका एक न्यूरोकेमिकल बेसिस है। जैसे जो लोग चिट्टा यूज करते हैं उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग, डायरिया, बॉडी एक, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, और उस दिक्कत से निजात पाने के लिए फिर वो नशा करना शुरू करते हैं या नशे की मात्रा बढ़ा देते हैं। मैं इसी सवाल के साथ मोहित गर्ग के पास जाना चाहूँगी कि आप नवयुग यूथ सेवा सोसाइटी के युवा अध्यक्ष हैं, तो आप किस हद तक डॉक्टर एन.के. शर्मा और डॉक्टर दीप्ति की बातों से सहमत करते हैं कि यही चीज़ें होती हैं, या आप उसको किसी अलग नज़रिए से देखते हैं? बच्चों के लिए सबसे पहले क्या होता है ना, जब उनके पेरेंट्स किसी को नशा वगैरह करते हैं, उसके फादर कोई शराब वगैरह पीते हैं, उसके कोई दादाजी पीते हैं, सबसे पहला बच्चा अपनी फैमिली से ये सीखता है। जैसे अपने पिता फादर को देखता है, जैसे अपने ग्रैंडफादर को देखता है, या उसके लिए जब वो स्कूल लाइफ में जाता है और कॉलेज लाइफ में जाता है, उसकी आदत बन जाती है। फिर उसके साथ वाले जो होते हैं वो कोई शराब वगैरह पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, वो ट्राई करते करते वो इसे उनकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि ये नशा ना करेंगे तो ये काम हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है नशा करने बाद। तो मोहित, मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है कि आप अपनी संस्था या अपनी एनजीओ के थ्रू आप जो आज की युवा पीढ़ी है उनको कैसे प्रेरित करते हैं कि वो नशे से दूर रहे, वो नशे के बिल्कुल पास ना जाए? कुछ क्या क्या आप काम करते हो अपनी संस्था के थ्रू? हमारी संस्था पूरे पंजाब में है, जहाँ पे हम इसके थ्रू जैसे कोई नशा छुड़ाओ कैंप वगैरह लगवाते हैं। कोई लड़के ऐसे होते हैं जो नशा छोड़ना चाहते होते हैं, पर उनकी मजबूरी हो जाती है, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, कोई घर पे बात नहीं कर पाते, उनको हम यहाँ हमारे गंगानगर है राजस्थान में, उनको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, नशा छुड़ाओ, और उनके लिए जो भी उनका कोई माइंड का होता है, नशा छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पाते। ठीक है ना, इसलिए उनकी जो भी वो हेल्प छोड़ना चाहता है, हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। मोहित, जाहिर सी बात है, आप पंजाब से हैं, और उड़ता पंजाब जो टाइटल दिया गया है, वो ऐसा क्या कारण है कि उड़ता पंजाब उसको एक टाइटल दिया गया, और ड्रग्स में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो पंजाब की बात करते हैं, ऐसा क्यों है? क्या वजह है वहाँ की? क्योंकि आप पंजाब में रहते हैं, आपने पर्सनली ये चीजें अनुभव की होंगी, तो ऐसा क्या कारण है? पर्सनली ये है जी, जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ बठिंडा में, हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी एज के लड़की है, 16 साल 17 साल, वो केसों में पकड़े जा रहे हैं, एनडीपीएस के केसों में,
उनका रीजन ये होता है कि वो 13-14 साल की जब होते हैं एज में वो नशा करने लग जाते हैं। साल 2 साल तो घर से पैसे मिलते हैं, उसके बाद उनको पैसा बंद हो जाता है पेरेंट्स से, नशे की जो डोज है वो भी उनकी बढ़ जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब नशे की पूर्ति करने के लिए नशा सेल करने लग जाते हैं। जब वो केसों में पकड़े जाते हैं 16-17 साल की एज में, ठीक है, नशे पैसों की पूर्ति के लिए सबसे। बाकी ये पंजाब में इतना नशा नहीं है जितना ये बदनाम किया जा रहा है। जी 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 थोड़ा बहुत तो सारे ऑल स्टेट्स सभी में है। राज्यों में है। जी हाँ, बाकी पंजाब में जो शराब वगैरह के ठेके हैं वो तो जो पेरेंट्स वगैरह करते हैं, यूथ में इतना नशा नहीं है। देखिए, अगला सवाल मेरा सभी से ये रहेगा, हम अक्सर पढ़ते हैं टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि बॉर्डर में इतनी ड्रग्स मिली गई और पुलिस ने इतने लाखों रुपए की ड्रग्स जब्त की, लेकिन वो खबर कहीं ना कहीं फिर गुम हो जाती है। उस पे कोई काम करता है या नहीं करता है? ड्रग्स, हमें ये सोचना चाहिए कि बेचने वालों से ज़्यादा खरीदने तक ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि जो खरीदता है उसके पास उतना अमाउंट है कि वो खरीद रहा है। तो कहाँ पे सरकार लैक कर रही है, क्योंकि ये इल्लीगल चीज़ है। मोहित, मैं आपके पास पहले आना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा आपने जैसे कहा कि पंजाब जितना इतना है नहीं जितना बदनाम किया गया है, लेकिन हम अक्सर न्यूज़ में, खबरों में देखते हैं कि बॉर्डर्स में इतनी शराब, इतना ड्रग्स, इतना नशा, ये सब चीज़ें पकड़ी गई। तो मोहित, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? इसके लिए ये जी जो सरकार है वो नशा बेचने वालों को पट रही है। जैसे जो कोई 4 डब्बे शराब बेच रहा है उनके लिए एफआईआर कर दी। जो जहां शराब बन रही है, फैक्ट्री है, उसके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जहां से शराब बनती है डुप्लीकेट, वही कोई पकड़ा जाए तो शराब बिकेगी कैसे? ठीक है, इसलिए सरकार का ही सबसे बड़ा हाथ है ये नशा बिकाने में। ये जो सभी चल रहा है, जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं उनको तो सरकार पकड़ लेती है, वो 2 महीनों में बेल के बाद बाहर आ जाते हैं जेल से, तभी वो फिर काम करने लग जाते हैं। इसलिए इसके लिए यही सुजेशन है कि सरकार को यहाँ की जो पूरी चैन को पकड़ना चाहिए। जहाँ से नशा फैक्ट्री बनता है वो सेल होता है, जो बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स है उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। पूछता नहीं है। मैं यही सवाल के साथ डॉक्टर एन.के. शर्मा के पास आना चाहूंगी। सर, आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, बोलूंगा, उसका दिस इज साइकोलॉजी ऑफ व्हाट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट। जी। को पकड़ते हैं, बेचने वालों को पकड़ते हैं, छोटा धंधा करते हैं, अक्रॉस बॉर्डर उसको करते नहीं है, फॉलो अप नहीं होता है, इंटरेस्ट कह रहे सरकार नहीं करती है। पहली बात, क्या सरकार इस बात की साइकोलॉजी से अवगत है? नंबर 1। नंबर 2, क्या सरकार को कोई इंटरेस्ट हो सकता है कि इस सारी चीज को बैन करके अपना रेवेन्यू घटाएं, अपने वोटर्स घटाएं और अपना सेल्फिश मोटिव पूरा करें? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। और बड़े बड़े लोगों के, बड़े से बड़े मंत्रियों के भी इसमें हाथ पाए जाते हैं, पाए गए हैं, प्रूव हो चुका है। तो ये तो एक करेक्टरोलॉजिकल डिफेक्टिव सिस्टम है जिसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी जी। आप खुद सोचें, गिव मी ए मिनट, अगर 18 साल का बच्चा भर्ती होता है फौज में, तो वहां तो ड्रग एब्यूज कितना देखा आपने फौज में? कितने फोर्सेस ड्रग एब्यूज देखे हैं आपने? में कितने देखे हैं? ईसा एजुकेशन फाउंडेशन में कितने देखे हैं? और बड़े अच्छे कंट्रोल्ड स्कूल और एजुकेशन प्राइवेट में कितने देखे हैं? और जितने लोग एम्प्लॉय होते हैं, लेटर से 18, 20, 21, 22 बीटेक ये वो करके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उनमें कितना ड्रग प्रेवलेंट देखा है? नहीं देखा है, कम देखा है। क्यों? Because there is one word, Anika, called discipline. Discipline. Discipline in
in India, in many countries in Asia, has been lacking primarily in aggregate, in total. When we say discipline, which means every individual of the society, are politicians being reformative, are administrative being realistic, are school educating the educations to the children in order to do better in life? No. तो ये सारा जो सिस्टम, वैल्यू सिस्टम डिग्रेड हुआ है, हो रहा है, होता रहा है, इसकी वजह से चीज तो बिकेगी, खरीदने वाला चाहिए, खरीदने वालों की भाड़ है, क्योंकि इतनी बड़ा आबादी है हमारी, उसके ऊपर कोई मॉडलिंग नहीं है, कोई मॉरल एजुकेशन नहीं है, कोई सोसाइटल सिस्टम नहीं है, कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई एक्सचेंज ऑफ व्यूज नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, और इतनी ज्यादा एक किस्म से इंडिविजुअल वैक्यूम होता है। 12 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 6-6 घंटे आप उसको पढ़ाते हो ऑनलाइन स्क्रीन। आप पहले बोलते थे फोन मत यूज करो, आंखें खराब हो जाएंगी, अब ऑनलाइन हो रहा है। वी आर नॉट ब्लेमिंग द सिचुएशंस, वी आर ओनली व्हाट हैज बीन प्रेवलेंट। तो ये ड्रग अब्यूज को अगर हम वापस आए, इसको ठीक करने का एक और एक मात्र उपाय, नंबर 1, के इतनी ब्यूटीफुल एजुकेशन हो प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, अबाउट नॉट अब्यूजिंग ड्रग्स बट अबाउट यूजिंग फ्रूटफुली योर लाइफ। आप कौन, कैसे हो, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सीखते हो। तो दैट इज द बेसिक, दैट इज द psychology of the drug abuse prevalent in any country, in our country especially. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर एन.के. शर्मा आपने कि ये चीज़ें हम सरकार पे करेंगे, यूथ पे करेंगे, बट जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जिस तरीके से आपने डिसिप्लिन की बात की तो और एजुकेशन सिस्टम की बात की, यही चीज़ शायद सुधरेगी, तभी भारत में इसमें सुधार आ सकता है। मैं डॉक्टर दीप्ति के पास इसी सवाल के साथ जाना चाहती हूँ कि डॉक्टर एन.के. शर्मा ने जो कहा, आप इनकी बातों पे किस तरीके से सहमत करती हैं कि भारत कभी ड्रग से मुक्त होगा, या जब तक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, जब तक डिसिप्लिन मैनेजमेंट नहीं है, तब तक ये ऐसा ही रहेगा? दीप्ति जी। नहीं, सर ने मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो सर ने कहा है। उन्होंने एक तरीके की हमें दिशा बताई है कि हमें इस दिशा में जाना है, तो हम ड्रग्स या इसकी जो प्रॉब्लम है इससे थोड़ा फ्री हो सकते हैं। बाकी देखिए, ऐसा है कि हम ठीक है, हम जो भी ड्रग यूज है उसके 2-3 तरीके हैं। पहले तो सोर्स है जहाँ पे ड्रग्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे ये एड्रेस किया जा सकता है। फिर जो चैनल्स हैं, सप्लाई चैनल्स, वहां पे ये एड्रेस किया जा सकता है। इन दोनों ही सोर्सेज या इन दोनों ही तरीकों में गवर्नमेंट या पुलिस और इनका रोल है। पर वहां पे हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज में, सिवाय ये रिक्वेस्ट करने के या कहने पे। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम्स, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सोसाइटी। आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, हम सब पेरेंट्स हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं, हम 7-8 साल की उम्र से धीरे धीरे उनके कॉग्निटिव लेवल को देखते हुए उन्हें अवेयर कराएं। इसमें ऑफ कोर्स एजुकेशन का रोल है, जैसे कि सर ने बताया। साथ ही साथ घर में जो लोग हैं, घर का माहौल कैसा है। आप बच्चों को पार्टी में लेके जाते हैं और वहाँ पेरेंट्स खुद ड्रिंक कर रहे हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप, जब बच्चा वो टीनेजर होगा या 16-17 साल का होगा, आप उसको मना करेंगे और वो मान जाएगा? वी हैव टू बी रोल मॉडल्स. We have to be role models for our children, for people who are around us. Then only we can tell them. This is a very small thing which all of us can do. And अगर आप सोचिए कि हर कोई ऐसा करेगा, then we can, act on the grassroots level. Second thing है कि हाँ, स्कूल गोइंग बच्चों को हम ये बता तो देंगे, हम उन्हें एजुकेट करेंगे ड्रग यूज के बारे में. मे बी इट कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम ऑल्सो. दैट इज अ वेरी गुड आइडिया. But side by side, we have to give them some alternative for recreational facilities. Because this is the age where the brain actually seeks some kind of novelty, some enjoyment. उसमें स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा रोल है. आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, जब स्पोर्ट्स में यूथ इन्वॉल्व था, तब ड्रग यूज कम था.
देयर वाज अ टाइम जब पंजाब से हॉकी टीम एंड वेट लिफ्टिंग, और बाकी मेरी इतनी स्पोर्ट्स नॉलेज नहीं है, बट people from Punjab were known for sports. But now, because of drug use, the sports person who are coming from this state have come down. So one way is that from the मतलब young age, we give them that facility so that आपका focus जो है वो उस तरफ चला जाए. If the brain is free, an empty mind is a devil's workshop. आप दिमाग को खाली रखेंगे, कुछ देंगे नहीं करने को, तो वो इन सब चीजों की तरफ ही जाएगा. एक ऑल्टरनेटिव हमें देना होगा, खासकर जिन लोगों को नशा छुड़वाना है, उन यंगस्टर्स के लिए. They have to get that happiness, that pleasure for something else, and physical exercise is a very good way. So that अगर हम curriculum में starting से रखें with awareness and education, both these things can go a long way in, you know, preventing कि ये नशा या addiction बढ़े. In addition to being role models ourselves, खुद aware कराना, बच्चों को बताना, है ना, और घर में जो एक परमिसिव एनवायरनमेंट होता है, स्पेशली अल्कोहल और स्मोकिंग को लेके, कि हाँ वो तो करते हैं, थोड़ा बहुत शाम को पीते हैं, इस टाइप के, जैसे बता रहे कि वो घर में वो देखते ही हैं शाम को कि वो 2 पैक तो लगाते ही हैं. तो फॉर अ यंगस्टर वो 2 पैक स्टार्ट करता है, एंड देन इट स्टार्ट्स विद चलो गांजा ले लें, चलो ये ले लें. वो एक तरीके का गेटवे बन जाता है और नशों के. तो आई थिंक इस तरह की स्ट्रेटजीज जो हम कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए. जो दूसरा गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो जब करेंगी, अगर हम उस तरीके में ही रहेंगे तो फिर कुछ कर नहीं. जिस तरीके से मोहित जी ने कहा, डॉक्टर दीप्ति ने कहा और डॉक्टर एनके शर्मा ने भी कहा कि यूथ इस चीज़ में ज़्यादा पड़ता है. 14, 15, 16, 17 जितनी भी टीनेज है उसमें ये ज़्यादा पड़ता है और शायद कहीं ना कहीं जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाता है. बॉलीवुड की अगर हम बात करें, बॉलीवुड बहुत बड़ा हाथ डालता है, क्योंकि जब हम टीनेज में होते हैं हम मूवीज़ देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी होते हैं. और जो मूवीज़ आ चुकी हैं जैसे उड़ता पंजाब, संजू, फैशन और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें ड्रग्स का यूज़ बताया गया है और उसको बड़े कूल वे में बताया गया है कि हाँ ये ठीक होता है करना, और फिर उसके बाद सुसाइड भी होते हैं. लेकिन जो बच्चा है जिसका ब्रेन आधा डेवलप्ड है, वो तो उस चीज़ को देखेगा, कूल वाली चीज़ को, कि जी हाँ हमें तो ये बहुत पसंद आ रहा है. तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं सभी पैनलिस्ट से ये पूछना चाहूँगी. पहले मैं मोहित के पास आऊँगी कि बॉलीवुड किस हद तक ड्रग्स को सपोर्ट करता है, यानी कि मूवीज़ में ही नहीं बल्कि उनकी कुछ ऐसी पार्टीज़ की वीडियोस भी लीक होती हैं जिसमें वो ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं. तो बॉलीवुड किस हद तक ये चीज़ देखता है और ड्रग्स में कैसे सपोर्ट करता है? मोहित. एक सेकंड मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा भी, जैसे सिर्फ बॉलीवुड मूवीज नहीं, पंजाबी या बॉलीवुड इंडस्ट्री भी जाए, कई सॉन्ग्स भी है, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी है जो आज की यूथ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जैसे कि सॉन्ग्स में हाँ सॉन्ग्स, कई सॉन्ग्स पे बैन भी लगे अभी. हाँ ये सॉन्ग्स बैन है ड्रग्स के कारण. तो क्या लगता है वो सरकार के पीछे या कोई बॉलीवुड या बॉलीवुड इंडस्ट्री कुछ कर नहीं रही? बिल्कुल. बॉलीवुड की आप बात करें या कोई सॉन्ग्स की बात करें, उन पे जो पैग वगैरह का होता है या कोई सिगरेट वगैरह का, उनको बहुत ज्यादा दिखाया जाता है. सिगरेट पीने का स्टाइल बॉलीवुड में दिखाया जाता है. बच्चे जब देख के टीन एज में होते हैं 14, 15, 16, वो उसी स्टाइल से सिगरेट पीते हैं, उसी स्टाइल से जो पैग लगाते हैं. हॉस्टल के लिए गाने आ जाते हैं, सॉन्ग्स जो होते हैं हॉस्टल की लाइफ के लिए, स्कूल लाइफ के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए, वो इससे बहुत ज्यादा बच्चे उत्साहित होते हैं. तो यानी कि आपका कहना है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं या कोई भी इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं वो शायद ड्रग्स और इन सब चीजों को प्रमोट करती है. बिल्कुल बिल्कुल. देखो शराब की बोतल के ऊपर भी लिखा होता है ये शराब सेहत के लिए हानिकारक है. सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है, सिगरेट की डब्बी के ऊपर पिक्चर भी होती है कैंसर की. फिर भी ड्रग्स को कोई ध्यान नहीं देता यूज में, क्योंकि वो सिर्फ उनको गाइड होती है, सॉन्ग सुनते हैं वैसे वो करते हैं. बॉलीवुड मूवी देखते हैं जो उनमें स्टाइल होता है सिगरेट पीने का, शराब पीने का, वो ही वो अडॉप्ट करते हैं. इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है बॉलीवुड का और जो पंजाबी सॉन्ग्स का लगा लें, सबसे बड़ा रोल, काफी रोल ये बढ़ रहा है. जी, मैं डॉक्टर एनके शर्मा के पास इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी कि आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? बॉलीवुड की बात
इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग बॉलीवुड को अपना रोल मॉडल मानते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनको क्या प्रॉब्लम है पैसे कमाने के लिए वो फिल्में बनानी जिसका एंटी सोशल, एंटी यूथ, एंटी लाइफ, एंटी एनर्जी, एंटी पॉजिटिव इफेक्ट हो, जैसे उड़ता पंजाब। जी जी अभी किसी ने शाहरुख मतलब उसने आमिर खान ने और पता नहीं प्रवेश रावल ने जिसमें बोला भगवान नहीं होता, भगवान नहीं है, ये है वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली इन सारी बातों का इन जनरल उन ब्रेन से, उन माइंड्स पे तो इफेक्ट ज्यादा पड़ता है जो सेल्फ एनालिसिस के वल्नरेबल है जो। तो बॉलीवुड हैज a very important role to play in promoting the behavior, its abuse, its side effects, its ill effects, its disintegrating system। ध्यान रखना, कभी भी जो कुछ भी क्राइम हुए हैं यंगस्टर्स द्वारा वो सब के सब अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज हुए हैं। जी मोस्ट ऑफ द because your mind gets clouded। इस सच्चाई का नहीं होता। अगर आपने किसी को गोली भी मारनी है तो आप वहां के दो सूटे लगा लो और चलो, और 4 लोग इकट्ठे हो गए और दरवाजा तोड़ दिया, मर्डर कर दिया, आए दिन देखे जाते हैं। तो इस वर्ल्ड में ग्रुप 12 से 18 तक के जो हमारे देश में अब इट्स मोर देन 35%, इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेशन को तो लेनी होगी, पर शायद चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसा मैडम ने कहा है तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई अभी दीपिका ने। मैं वेरी सरप्राइज व्हाट शी इज वर्किंग एज, बट शी हैज शी सो वेल जेंडर विद दिस, इट्स वेरी गुड। मैं तो कह रहा हूं कि अल्टीमेटली बच्चे की इमोशनैलिटी की नीड्स को जब आपका परिवार ही एड्रेस करने के काबिल नहीं, व्हेन आई से काबिल मीन्स अ गर्ल गेट्स मैरिड, लव मैरिज 20, 21, 22, 24 में हो गया और उसके बाद उसको बच्चा पैदा हो गया, माँ बाप से बनती नहीं है, बच्चे की स्कूल करनी है, तो शी इज इमोशनली नॉट इक्विप्ड टू बी ए मदर, with the result that what she mothers her child and her mother brings about her child, there is a conflict। तो फिर बच्चे की इमोशनल क्राइसिस, इमोशनल वैक्यूम, इमोशनल डेफिशिएंसी, इमोशनल एबरेंसेस तो शुरू हो जाती हैं 7, 8, 9, 10 साल में इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। है, रिफ्यूजल टू स्टडी है, डिसोबीडियंस है, इनडिसिप्लिन है, इरेगुलर हैबिट्स है, खाना नहीं खाते हैं, बात नहीं मानते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और उधर से माँ बाप का एक ही रहता है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। ठीक है जी। तो कायदे से गैप चलता जाता है। दिस गैप कम्स टू क्वाइट ए हाई इंडेक्स बाय द टाइम चाइल्ड अटेन्स 13, 14, 15 इयर्स ऑफ एज। डॉक्टर एन.के. शर्मा ने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 12 to 20 एज में हम उनको रोल मॉडल मानते हैं। हम और उस वक्त हमारा ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता और हम रोल मॉडल मानते हैं। जिस तरीके से वो गाना करेंगे, जिस तरीके से वो लिरिक्स गाएंगे, या जिस तरीके से वो कोई भी कैरेक्टर निभाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमको इम्पैक्ट डालता है कि नहीं, मुझे भी ऐसा बनना है। डॉक्टर दीप्ति, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सरकार कहाँ ऐसी कमी छोड़ रही है कि ऐसी मूवीज पब्लिश होती हैं और लोग देखते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और वो चीज़ें करते हैं। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि एन्जॉयमेंट के लिए वो चीज़ पहली होती है, फिर बाद में वो खुद ही वो चीज़ छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ कमी छोड़ रही है इस चीज़ में? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, सरकार शायद कमी छोड़ रही है कि वो इसको अलाउ कर रहे हैं, दे आर गिविंग परमिशन, बट साइड बाय साइड ऐसा भी है कि देयर इज अ डिमांड, दैट इज व्हाई दीज मूवीज आर बीइंग मेड। वी कैन नॉट अब्सॉल्व आवरसेल्व्स ऑफ दिस ना। लोग देखने वाले हैं। हम सब अभी कहते तो हैं कि कई गाने हैं जो जैसे पैग लगा ले एंड व्हाटएवर, पर हर एक के घर में कभी ना कभी वो बजते भी हैं, वो सुनते भी हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। तो घूम फिर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद ही लेनी है। हाँ, बॉलीवुड का डेफिनेटली इफेक्ट है, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए जो फिल्म स्टार्स हैं वही रोल मॉडल है। एंड इफ दे सी
कि हाँ ये स्मोक कर रहा है या ये इस मूवी में ड्रिंक करके कूल लग रहा है या ये बड़ा हैप लग रहा है, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि वो ये चीज करेंगे। देखिए एट द सेम टाइम देयर आर गुड रोल मॉडल्स ऑल्सो। हमारा ध्यान जरूर बॉलीवुड में उस नेगेटिव रोल मॉडल्स की तरफ जाता है, बट आई थिंक कुछ गिने चुने अगर हम सर्च करेंगे तो हमें पॉजिटिव रोल मॉडल्स भी मिलेंगे। जी तो दैट इज आई थिंक द ओनली वे वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। दे आई थिंक वो कुछ करते भी हैं, मूवी के नीचे वो आता है कि शराब पीना हानिकारक है, धूम्रपान ना करें। जब कोई ऐसा सीन आता है मूवीज में यूजुअली आता है, फर्क पड़ता है बट उसका कोई फायदा पड़ता नहीं है क्योंकि सब लोग मूवी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमें कुछ पॉजिटिव रोल मॉडल्स भी इस इंडस्ट्री में ढूंढ के निकालने होंगे, कुछ एक हैं भी, ऐसा नहीं है। और सेकेंडली हाँ, गवर्नमेंट अगर इस चीज में कुछ करे कि इन मूवीज की एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए कुछ एज लिमिट्स लगा दे, जिससे कि जो वल्नरेबल एज वाले बच्चे हैं वो इसे ना देखें। कम से कम उतना गवर्नमेंट कर सकती है, पूरी तरह उसको बंद करना या जो भी है जितना पॉसिबल है। वो सरकार लगाती भी है, लेकिन फिर भी सिनेमा हॉल्स में बच्चों को लेके जाते हैं उनके पेरेंट्स या उनके। तो मैं कह रही हूँ हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। हम हम खुद भी बच्चों को लेके जाते हैं क्योंकि हम वो चीज मूवी एंजॉय कर रहे हैं, हमें लगता है चलो एक दो सीन है निकल जाएंगे, बट हम वो कितना ओनर्स लेते हैं हम पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स देखिए ड्रग एडिक्शन जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत सी पार्टीज है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज जो चला रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्रॉस साइकाट्रिस्ट, बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक्ड है। आप हम यहाँ बैठ के इस डिस्कशन में किन किन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं? हम उन्हीं चीजों को एड्रेस कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। जी जिन चीजों को हम अभी नार्को टेररिज्म के बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, हम सुझाव ही दे सकते हैं, वो सुझाव कहाँ तक पहुंचेंगे, कौन उन्हें फॉलो करेगा, वो सब कब होगा, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। हम ग्रास रूट पे जो कर सकते हैं हमें उस पे ध्यान। जी जी जी। मैं आखिर में सभी पैनलिस्ट से एक आखिरी सवाल कि आप सभी हमारे देश की जनता को या हमारे देश की सरकार को या यूथ को एक मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि शायद आपका एक मैसेज पहुंच सकता है बहुत लोगों तक। मैं पहले मोहित से शुरू करूंगी। मोहित, आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हो सरकार को, युवा पीढ़ी को, पुरानी युवा पीढ़ी को, किसी को भी अगर आप एक मैसेज देना, सिस्टम को, किसी को भी मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज। मेरी तरफ से यही है कि यूथ को समझना चाहिए जो हमारा फ्रेंड सर्कल है कैसे है, ठीक है, कोई हमें फोर्स कर रहा है या कोई ऑफर कर रहा है किसी ड्रग्स के लिए, वो अपने आप को समझना चाहिए यूथ को कि ये ड्रग्स आज मैं ट्राई कर लूंगा तो इन फ्यूचर इसका मेरी लाइफ में क्या असर होगा। जी सेकंड ये है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए यूथ को कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई काम करके रिलेटेड है, कोई उसकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है, उनको समझना चाहिए ताकि वो ड्रग्स के तरफ ना जाए। थर्ड ये है कि सरकार को कोई खेल स्टेडियम बनाने चाहिए जहाँ की यूथ फ्री ना रहे। जब यूथ फ्री रहता है उसका माइंड जो है ड्रग्स की तरफ जाता है। खेल स्टेडियम होंगे, उनका टाइम पास हो जाएगा। जो यूथ लग गया उनके लिए नशा छुड़ाओ केंद्र खोलने चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स को समझना चाहिए। दूसरा ये कि उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए यूथ को कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब वो किसी काम से परेशान हो जाते हैं तभी वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। जी जी। डॉक्टर दीप्ति, आपको ये ऐसा संदेश देना चाहती हूँ जनता को, सरकार को, सिस्टम को, मैनेजमेंट को, युवा पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी, किसी को भी? मेरी तरफ से एक मैसेज तो हम सब लोगों के लिए है, जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, जो लोग नशा करते हैं, कि आप अपने लेवल पे रोज अगर 2 कदम भी करेंगे, 2 स्टेप्स भी लेंगे तो वो भी लॉन्ग रन में बहुत फायदा कर सकते हैं। और सेकंड मैसेज जो यूथ के लिए वो ये है कि ये एक धारणा है कि नशा करके आप बहुत स्मार्ट और कूल लगते हैं, बट कोई भी चीज अगर आपको कंट्रोल कर रही है तो वो तो आपकी वीकनेस का कारण है। आप अगर खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को रोक सकते हैं नशे की टेम्पटेशन से, तो दैट इज अ बिगर थिंग। तो डोंट लेट ड्रग्स कंट्रोल यू, यू कंट्रोल योरसेल्फ।
You should be in control to say no when you are offered this. डॉक्टर एनके शर्मा, आप कोई सुझाव देना चाहते हो या संदेश देना चाहते हो? एक की बजाय 3 दूंगा कि ये बातें शुरू ही 10, 11, 12, 13, 18 तक होती हैं, तो इतनी मेंटल फ्री एनर्जी हमारे एडोलिसेंट्स में होती है, उसको चैनलाइज किया जाए माइक्रो लेवल पे। आज अब हम डेमोक्रेसी है, हर पंचायत में कोई सिस्टम हो, जैसे कि डॉक्टर मोहित ने कहा, अग्रवाल साहब ने कहा कि जो प्लेफुल एक्टिविटीज है उसको हर पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वहां कोई उनकी सुविधा। नंबर 1। नंबर 2, हर स्कूल में एक काउंसलर वगैरह वंस इन 3 मंथ्स प्रिंसिपल की ड्यूटी होनी चाहिए कि जिन बच्चों का बिहेवियर तो ठीक नहीं है, चाहे वो स्टडीज में, अटेंशन में, बिहेवियर में, एग्रेशन में, बोलने में, एब्सेंटीज्म में, उनको आइसोलेट करें, उनको रिकॉग्नाइज करें और उनको पीरियोडिकली काउंसलिंग हो अलोंग विद पेरेंट्स। और 3 बात के सारे पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए इंडिविजुअल थ्रू स्कूलिंग कि कहीं भी आपको अपने बच्चे के बिहेवियर में कोई ऑडिटी लगती है, ऐसे साइकियाट्रिस्ट है नहीं, इतने साइकोलॉजिस्ट है नहीं जिनके पास वो जा सकें, पर एक ग्रुप सेशंस में इस तरह की मीटिंग वंस इन ए मंथ, वंस इन 3 मंथ्स होनी चाहिए बिटवीन एक ट्रेन्ड साइकोथेरापिस्ट और एक काउंसलर एंड द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, so that some commoner ways can be always identified in order to make them out of this inclination. ये सरकार के लेवल पे मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें ठीक है, पर वो प्रमोट करते हैं बिजनेस के लिए, टैक्सेशन के लिए, इनकम के लिए, वोटों के लिए। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो, इट विल बी क्रॉसिंग माय प्रोफेशनल लिमिट्स टू रिवील इट हियर, कि सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग कौन है? पॉलिटिशियंस। सबसे ज्यादा अमीर लोग कौन है? फिल्म इंडस्ट्री के। सबसे ज्यादा लोग कौन है जो समाज को प्रभावित करते हैं? दीज 2 ग्रुप्स। अब आप टाटा बिरला की बात कर लो, किनको प्रभावित करते हैं? उनके जो वर्कर्स हैं वो तो कर ही नहीं सकते ऐसे ड्रग अब्यूज, क्योंकि रखेंगे नहीं किसी को भी। तो कायदे से दिस रोल हैज टू बी टेकन अप, नंबर 1 एट द गवर्नमेंट लेवल, नंबर 2 एट द इंडस्ट्री लेवल, नंबर 3 एट द स्कूल लेवल एंड नंबर 4 एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल पेरेंटिंग, बिकॉज इस बात को नहीं पहचान पाते हैं कि अल्टीमेटली इमोशनल डिसऑर्डर शुरू इस तरह से होते हैं, बाद में ड्रग अब्यूज में परिवर्तित होते हैं हो जाते हैं। और है उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाने की व्यवस्था करें। उसके लिए भी मुझे आई फाइंड इट नॉट डिफिकल्ट, लेट वन स्पेशलिस्ट बी पोस्टेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ओनली एंड ओनली फॉर ड्रग डी एडिक्शन एंड ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज। क्या प्रॉब्लम है? इतने मेडिकल कॉलेज हैं, इतने लोग हैं, उनको ट्रेन करवाओ, और कम से कम आप 10, 12, 20 पेशेंट को तो देख ही सकते हो रोज, पर उसका काम केवल के लिए होगा। हमारे पीजीआई में, एम्स में ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं, पर वो इफेक्टिव सा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जी। तो बहुत ही बढ़िया बात बोली डॉक्टर एनके शर्मा जी आपने। डॉक्टर दीप्ति और मोहित, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरीके की सोच रखी है ड्रग्स के बारे में, जाहिर सी बात है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आप तीनों ने एक चीज़ कही कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। बॉलीवुड किस तरीके से अपने तरीके दिखाते हैं, नज़रिया दिखाता है, पेरेंट्स घर के लेवल से वैल्यूज़ और एथिक्स कैसे शुरू होते हैं, सोसाइटी किस तरीके से है, और सबसे बड़ी चीज़ सरकार किस तरीके से इसको कंट्रोल करती है। बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती हैं तब सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। बहुत सारी अजीब चीज़ें, बॉलीवुड अगर ऐसी मूवीज़ ला रहा है तब सरकार सोई पड़ी है। तो कहीं ना कहीं सबसे मेन मुद्दा सरकार का है, एजुकेशन सिस्टम का है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि हम अपने घर से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीप्ति एंड डॉक्टर एनके शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आप बने रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी नज़रिए के साथ। हम अगले हफ्ते इसी एपिसोड के साथ आएंगे। धन्यवाद।